नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जी हां एमपी की, अजब गजब मध्य प्रदेश की, जहां पर वादों इरादों का पिटारा खोल दिया गया है। और यह भी अजब और गजब भी है। इसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूं। आज कांग्रेस पार्टी ने, जो वहां पर विपक्ष में बैठी है, उन्होंने अपना वचन पत्र, जो घोषणा पत्र है उसको नाम दिया वचन पत्र, वो जारी कर दिया। और इसमें कुल मिलाकर विषय थे 59, मुख्य बिंदु 225। गौर कीजिएगा, वचन 1290 और गारंटी 101। अब इसमें असल चीजें जो ध्यान आकर्षित करती हैं, हमारा भी, पत्रकारों का भी और वोटर का भी, जनता जनार्दन यानी कि आपका भी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है, वचन दिया है कांग्रेस पार्टी ने। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी, किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, 2 लाख रुपए तक का कर्ज। जो सरकारी नौकरी हैं और योजनाएं जो हैं, उनमें 27% ओबीसी आरक्षण, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली आधी कीमत पर, 2 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे। महिलाओं 11वीं से 12वीं तक के बच्चों को हर महीने 1,500 रुपए, और जातिगत जनगणना होगी। यानी इसको और आसान भाषा में और बिंदुओं में समेटूं तो महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं को लुभाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। मनमोहन सिंह कहा करते थे, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। अब ये पैसा कहां से आएगा ये मालूम नहीं। यहां पर यह बताना जरूरी हो जाता है कि 2019 में मध्य प्रदेश पर जो कर्ज था वो 1,95,178 करोड़ का था, और 4 साल बाद यानी कि आज 2023 में यह 3,78,617 करोड़ हो गया है, यानी कि लगभग 94% का इजाफा। पर यहां गौर करने वाली बात यह है कि सरकार बीजेपी की है। ज्यादा वक्त वो ऑपरेशन लोटस हो गया था ना, ऑपरेशन कमल को अंजाम दिया, ज्योतिरादित्य कुछ कांग्रेसी विधायकों के साथ आ गए और सत्ता पलट दी गई, कमल फिर से खिल गया था। तो इन पर निशाना तो साध रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। वो कह रहे हैं कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उन्होंने 900 से ज्यादा वचन किए थे, वो पूरे नहीं हुए। पूरे कहां से कर पाते, आपने तख्ता पलट दिया। लोग इंतजार कर रहे थे और आज फिर महाझूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया। इस झूठ पर जनता भरोसा नहीं करेगी। कुछ ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल नरेंद्र सिंह तोमर, जो कहने को कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं केंद्र में, पर आजकल विधायी के चुनाव से जूझ रहे हैं, और एक और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया कि यह तो झूठ पत्र है। पर बड़ा पर है। अब देखिए, अजब गजब, मैंने यूं ही वो शब्द इस्तेमाल नहीं किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल 16 जुलाई से लगातार कह रहे हैं कि ये जो फ्री का, रेवड़ी बांटने का कल्चर है ना, ये देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर देगा, तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। और एक बार नहीं, आधा दर्जन से ज्यादा बार वो ये बात दोहरा चुके हैं कि इसे बंद करो। पर उन्हीं के राज्यों के मुख्यमंत्री उनकी बात लगता है सुन नहीं रहे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 500 रुपए में सिलेंडर की बात कर रही है, तो शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं मैं 450 रुपए में दे दूंगा। अब यहां गौर करने की बात है, 1150 रुपए तक गैस के दाम चले गए। 594 2.5 साल पहले थे, वो 1150 रुपए का हो गया। फिर सरकार ने 200 रुपए घटाए, फिर 100 रुपए और घटाए, मोटा मोटा 800 850 रुपए का सिलेंडर अभी भी पड़ रहा है। पर उन्हीं के एक राज्य के मुख्यमंत्री 450 में देने की बात कर रहे हैं। महिलाओं को 11वीं 12वीं वाले बच्चों को 1,500 रुपए की बात है,
तो शिवराज भी 1250 रुपए, 1250 रुपए हर महीने और 3000 का वादा कर दिया। तेंदुपत्ता कांग्रेस कह रही है 4000 रुपए प्रति मानक बोरा हम कीमत देंगे किसान को। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं 3000 रुपए प्रति मानक बोरा देंगे। लड़की के जन्म से लेकर शादी तक कुल मिलाकर जो योजनाएं बच्चियों के लिए, और मामा की भूमिका में रहते हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने वादा किया है 1,43,000 रुपए देने का एक लड़की को, उसके जन्म से उसकी शादी तक। कांग्रेस तू डाल डाल में पात पात के खेल में 2,51,000 रुपए देने का वादा कर रही है। बुजुर्गों को जहां शिवराज सिंह चौहान 600 रुपए पेंशन दे रहे हैं, कांग्रेस 1200 रुपए पेंशन देने की बात हो रही है। और कांग्रेस पुरानी पेंशन योजना भी लागू करने की बात कर रही है। बड़ा फायदा हुआ था हिमाचल प्रदेश में, और कुछ न कुछ कर्नाटक मॉडल का भी पुट यहां पर दिख रहा है। और इनमें से कुछ वादे तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पहले ही कर दिए थे। जो ये बच्चियों को पैसे देने की बात है, 11वीं 12वीं के छात्रों को, छात्राओं को पैसे देने की बात है, इसका जिक्र मंडला जिले में 12 अक्टूबर को प्रियंका गांधी वाड्रा कर चुकी हैं। और शहडोल में जातीय जनगणना करवाने की बात राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं। जातीय नहीं होता, दरअसल जातिगत जनगणना होता है। और इसमें पहल तो ले ली नीतीश कुमार ने, वो बिहार मॉडल को भी यहां लागू किया जा रहा है। और इसमें क्या झलक दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव की भी दिखती है कि ये मोटे मोटे मुद्दे तय हो रहे हैं। ये इन्हें आप रेवड़ी कहिए, सेवा कहिए या मेवा कहिए, ये परोसा जाएगा थाली में आपको, यानी कि जनता जनार्दन को। पर मैंने अब बिहार का जिक्र कर दिया, यानी कि इंडिया जो विपक्ष का गठबंधन है, वो जिन बातों पर जोर देता दिख रहा है उसमें जातिगत जनगणना और आरक्षण। और मैंने ये पहले भी कहा है, मेरी ये जानकारी है पुख्ता सूत्रों से कि विधानसभा सत्र जैसे ही होगा बिहार में आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा, वो आंकड़े भी पेश किए जाएंगे और आरक्षण की भी घोषणा कर दी जाएगी। उसी राह पर बाकी दल भी इंडिया के चल पड़े हैं क्या? पर एक और पर इंडिया में जो सलवटें हैं, जो उलझने हैं, क्या वो सुलझने का अभी भी नाम नहीं ले रही हैं? और ये मैं क्यों कह रहा हूं? अभी उत्तर प्रदेश की बात हुई, घोसी में विधानसभा का उपचुनाव हुआ तो इंडिया ने एक साझा उम्मीदवार खड़ा किया। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार था, आरएलडी साथ में थी, कांग्रेस साथ में थी, बसपा ने कोई उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया। तो देखिए इंडिया गठबंधन की मजबूती देखिए। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। दिल्ली का गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, बहुत पुरानी कहावत है। पर मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? क्या ये इंडिया लड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ, या कांग्रेस और बीजेपी ये सीधी सीधी विशुद्ध दो पार्टियों की आमने सामने की आर पार की लड़ाई है? उत्तर प्रदेश का इलाका मध्य प्रदेश से सटता है। जो चंबल ग्वालियर का इलाका है, बघेलखंड का इलाका है, वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, घोषणा कर दी। निवाड़ी, राजनगर, भांडेर, दोहानी, चितरंगी, सिरमौर, बीजावर, कटंगी, सीधी। तो इंडिया में क्या घमासान मचा हुआ है? तो फिर उत्तर प्रदेश में ही लोकसभा चुनाव के लिए क्या कोई गठबंधन हो पाएगा? यहां 5, 7, 10 सीटों की बात है, 230 सीटों में वो नहीं मिल रही, तो अंदर की कलह भी सामने आ रही है क्या? पर इस बीच एक और दिलचस्प तस्वीर आई। वो तस्वीर दिखानी जरूरी हो जाती है जब घमासान की बात होती है। इंडिया में ही घमासान नहीं, क्या मध्य प्रदेश में अंतरकलह, भीतरघात इतनी हावी थी कि बीजेपी को 7 सांसद, इनमें से 3 केंद्रीय मंत्री हैं,
उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारना पड़ा अपने महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी। सामूहिक नेतृत्व की बात हो रही है, यानी कि इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर को चेहरे के तौर पर पेश नहीं किया जा रहा है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान इज नॉट लेटिंग इट गो। वो अभी भी लोगों को बता रहे हैं, देखिए मैं तुम्हारा मामा हूं, बहनों अपने भाई को याद रखना। इस तरह के भावनात्मक अपील भी वो करते दिख रहे हैं। तो कांग्रेस में अंदर खाने किस तरह की तस्वीर है, कुछ दिलचस्प वार्तालाप सुनाता हूं, सुनिए। जवाब में कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है? तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। लेकिन ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। बात हम जी कह रहे हैं कि भाई शंकर का जी का काम यही है कि विष पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कड़वे घूंट मेरे लिए पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, ये मत सोचना। तो दो वरिष्ठ नेताओं की ये चकल्लस भी हो रही थी, पर राजनीति में बहुत सी बातें हंसी मजाक में भी कह दी जाती हैं, वो कही जा रही हैं, या कितनी मजबूत एकता कांग्रेस में दिख रही है, उसकी भी ये बानगी हो सकती है क्या? ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लार लपेट जो हम सवाल पूछ रहे हैं, एमपी में फ्री का शोर, किसका चलेगा जोर? कौन सच्चा कौन झूठा? किसके वादे को सच्चा मानेगी जनता, किसे झूठा? और गठबंधन में घमासान, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। 24 की राह नहीं है आसान। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से सौरभ दुबे, युवा चेहरा हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पीयूष मेरे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन, देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक संजय कुमार और वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो पीयूष, पूरा मतलब ग्रेट इंडियन सेल लगा दी है त्योहारों में। आजकल मॉल में जाइए, दुकानों पर जाइए, दो के एक की कीमत में दो ले जाओ, एक पर एक फ्री, एक पर दो फ्री, 40% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट। कुछ वैसा ही कर दिया। सिलेंडर ले जाओ 500 में, 1500 रुपये महिलाओं को, 4000 रुपये का तेंदू पत्ता का बोरा, ले जा ले जा ले जा, सिर्फ वोट दे जा, एक अदद वोट दे जा। संदीप जी, आपकी भाषा मजाक के लहजे में ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान एक कल्याणकारी राज्य है और हिंदुस्तान का जो गरीब आदमी है, अगर उसका भरण पोषण नहीं होता है, उसकी आमदनी का इंतजाम नहीं होता है, तो कोई भी सरकार निकम्मी है। कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए हैं वो कोई हवा में वादे नहीं किए हैं। हमारा कर्तव्य है कि मध्य प्रदेश की जो आबादी है, जो गरीब होती जा रही है, आप याद करिए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2022 में किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में 2022 में किसान की आमदनी पहले से नीचे आ गई है। इन सब बातों को समझते हुए कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणाएं की हैं, और ये घोषणाएं कोई हवाई नहीं है। हम चीज़ों को कोई मुफ्त में नहीं दे रहे हैं। जो लूट मोदी और शिवराज जी की सरकार कर रही है, जो बेमतलब के टैक्स लगा रही है, जो प्रच्छन्न टैक्स लगा रही है, उनसे लोग आहत हैं। ये 450 का सिलेंडर तो मनमोहन सिंह जी की सरकार में मिलता ही था, हम उसे फिर से इस समय 500 रुपये में देने वाले हैं। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। बिजली है, बिजली आप देखिए कि किस तरह का जो पूरा, आप गौर से देखेंगे तो बिजली में क्या क्या खेल होते हैं, और मध्य प्रदेश में तो कैसे कैसे खेल हुए हैं। यहाँ पर 12,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन मध्य प्रदेश को बिजली नहीं मिलती। मध्य प्रदेश सस्ती बिजली बेचता है और महंगी बिजली खरीदता है। तो अगर इसमें कमलनाथ जी ये कह रहे हैं कि हम 100 यूनिट तक बिजली माफ़ करेंगे और 200 यूनिट तक बिजली हाफ करेंगे, तो इसमें कोई गलत बात समझ में नहीं आती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कमलनाथ जी की सरकार पिछली बार बनी थी, तो यहां पे उसके पहले शिवराज सरकार में रेत के खनन से सिर्फ 150 करोड़ रुपए की रॉयल्टी आती थी। कमलनाथ सरकार बनते ही वो रॉयल्टी 1250 करोड़ रुपए हो गई थी। इसका मतलब चोरी हो रही थी।
कमलनाथ जी को और मौका मिलता तो वो और रॉयल्टी बढ़ती। तो हमारा सीधा सीधा सिद्धांत ये है, जो राम राज्य का सिद्धांत है, कि जो कल्याणकारी राज्य है वो गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए, नौजवान के लिए, महिला के लिए, बच्चों के लिए, उन वंचित तबकों को तो पैसा दे। बिल्कुल कल्याणकारी राज्य हैं। वी आर आफ्टर ऑल अ वेलफेयर स्टेट। गरीबों का ख्याल रखना होगा। अंतिम कतार में जो आदमी खड़ा है, पर 75 साल से ज्यादा हो गए देश को आजाद हुए, उसमें से 56 साल तो विशुद्ध आपका राज था। तो ये गरीब गरीब क्यों रह गया? 1971 में दिया था नारा तो गरीबी हटाओ का। आज भी गरीबी हटा रहे हैं। जब भारत आजाद, संदीप जी बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि भारत जब आजाद हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्हें सोने की चिड़िया नहीं मिली थी। इस देश में एक सुई का उत्पादन नहीं होता था। इस देश के आदमी की जो औसत आयु थी 32 वर्ष हुआ करती थी। चेचक, मलेरिया, इन सब की क्या स्थिति थी। आप 1943-1946 के अकाल की बात करिए, 10-10 लाख लोग हमारे यहाँ अकाल में मरे थे। मैं 71 की भी बात करूंगा, मैं 2004 से 2014 की भी बात करूंगा। हम 2023 में बैठे हैं पीयूष। तो आप जो प्रगति है उसको आप पैमाने पे कसिए कि हम कहां से कहां पहुंचे हैं, और उसका एक पैमाना मैं और आपको देता हूं और दर्शकों को देता हूं कि सन 47 से सन 50 के बीच में और जो देश आजाद हुए हैं वो आज कहां है और हिंदुस्तान आज कहां है। चाहे प्रति व्यक्ति सम्मान के मामले में हो, चाहे आजादी के मामले में हो, चाहे अन्य शिक्षा के मामले में हो, वो लोग कहां हैं और हम कहां हैं। तब आपको यह पैमाना पता चलेगा कि 56 साल जो हमारी सरकारें रही कांग्रेस की, उनने कुछ किया है या नहीं किया। सुधार भी कर रहे हैं क्या पीयूष? जो पुरानी पेंशन योजना जो हटाई गई अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में, मतलब घोषणा की गई, सही मायने में जमीन पर उतारा किसने? आपकी सरकार ने। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे। अब उस नई पेंशन योजना को खारिज कर कूड़ेदान में डालकर आप पुरानी पेंशन योजना की बात कर रहे हैं। जातिगत जनगणना आपने सामाजिक आर्थिक आंकड़े जुटाए 2011 में, 2013 में समझ में आया अरे बवाल हो जाएगा, उसको दबा दिया। आज जातिगत जनगणना की सबसे बड़ी पैरवी कर रहे हैं। भूल सुधार भी है ये। संदीप जी मैं आपको थोड़ा करेक्ट करूंगा, नहीं भूल सुधार नहीं है अकेला। आप जो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना के जब आंकड़े पेश करने के डाटा हमारे पास आ गया, उसे कंपाइल करना था, वो सारी चीजें होनी थी, तब तक सरकार बदल गई। अगर हमारी सरकार रहती तो हम उसी समय जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर देते। दूसरी बात आप कह रहे हैं पेंशन वाली, तो जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बदली तो किसी भी कोई बड़ा फैसला हुआ पार्लियामेंट ने किया, कोई व्यक्ति अकेला नहीं करता है। तो हमारी सरकार ने सदाशयता दिखाते हुए उसको मौका दिया। लेकिन जब समाज ने अगले 5 साल में, 10 साल में उसे खारिज कर दिया कि ये लोक हितकारी नहीं है, ये मध्यम वर्ग के खिलाफ है, ये कर्मचारी के खिलाफ है, और जनता की डिमांड हुई, तो हम वहीं वापस जा रहे हैं और उसे प्रभावशाली ढंग से लागू करने वाले हैं। 1,95,178 करोड़ का कर्ज बढ़कर 3,78,617 करोड़ भी हो चुका है। जी संदीप जी, वो कर्ज इसलिए इतना बड़ा हुआ है कि मध्य प्रदेश में वो कर्ज किसी बच्चे को रोजगार देने के लिए नहीं हुआ, किसी महिला को सुरक्षा देने के लिए कर्ज नहीं लिया है शिवराज सिंह चौहान जी ने। आप यहां देखें कैसे कैसे अजीबोगरीब घोटाले यहां पे होते हैं। कारम बांध में घोटाला हो गया, एक बांध 300 करोड़ रुपए का बनता है, पहली बरसात में वो बह गया। अगर वो 300 करोड़ रुपए में करप्शन नहीं होता तो वो पैसा जनता के काम आता। इसी तरह पटवारी भर्ती घोटाला हो जाता है, व्यापम घोटाला हो जाता है, माइनिंग में घोटाला हो जाता है, डंपर में घोटाला हो जाता है। घोटाला पति बन चुके हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। तो ये जो घोटाले हम रोकेंगे और ये जो पैसा हमारे पास सरप्लस आएगा, इससे दूसरा खर्चा इनका जो सबसे बड़ा है वो तमाशे का खर्चा है। शिवराज सिंह चौहान जी को आचार संहिता लगने से पहले सरकारी हवाई जहाज से, सरकारी पैसे से, सरकारी टेंट से पूरे दुनिया में घूमना था। 3-3, 4-4 कार्यक्रम होंगे, उसी में चीते पालेंगे ये कभी आके, उसी में कभी कोई मूर्ति बनाएंगे, उसी में कभी कोई कार्यक्रम करेंगे। फिजूल खर्ची का आलम यह है कि आदिवासी विकास के लिए जो पैसा मध्य प्रदेश के पास था, जो मद में पैसा था, उससे फ्लाईओवर बना दिए गए। तो इन चीजों को जब हम हटाएंगे तो ये कर्जा बड़ा है इनका करप्शन लेने के। और अभी बहुत सारा बीजेपी की बात हो गई, पर अंदर खाने कौन किसके कपड़े फाड़ेगा? पीयूष, कौन किसके कपड़े फाड़ेगा? कांग्रेस की बात करें तो देखिए वो तो बहुत खूबसूरती से बहुत ये कामले। आज आपने देखा हमारे 2 पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी और माननीय कमलनाथ जी, दोनों ने बड़े खूबसूरती से, वो आप ठहाके सुन रहे थे, आपके विजुअल में मैं देख रहा था, मैं भी मंच पे था। इतने खूबसूरती, मैं तो कहता हूं कि नजर ना लगे भगवान कि कम से कम राजनीति में इस तरह खुल के तो लोग बातचीत कर सके। यहां तो क्या हो रहा है कि मोदी जी ने ठाना है और मामा को निपटाना है।
यहाँ हमारे जो पोस्टर लगे हुए हैं उनमें कमलनाथ जी की फोटो और राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर फोटो है, यहाँ 4-4 लोगों का फोटो है। यहाँ आप देखें, कल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के इलाके में और उनके करीबी आदमी के ऊपर ईडी का छापा पड़ा, और आज मुख्यमंत्री जी के यहाँ, मुझे नहीं पता रिश्ते क्या है उस व्यापारी से, इनकम टैक्स का छापा पड़ा। तो यहाँ तो असली लड़ाई मची है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि मोदी लड़ाई जी में बीजेपी के अंदर है। अच्छा, कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, बड़ी रोजी पिक्चर आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये तो वचन पत्र के जरिए वादों इरादों की एक झड़ी लगा दी है। सौरभ? नहीं, बिल्कुल, देखिए, ये तो जो 101 गारंटी और वचन पत्र दिख रहा है, इस पे गाना याद आता है कि वादा तेरा वादा, वादे पे मारा गया बंदा सीधा साधा। अब ये जो वादे की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो अभी वादा अपना एक तोड़ दिया। भाई, समाजवादी पार्टी के साथ तो गठबंधन में लड़ रहे थे ये, अभी तो समाजवादी पार्टी के साथ बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, अभी एकाएक से 9 लोगों की लिस्ट आ गई, और कल तक सुनने में आ रहा है कि 30-40 कैंडिडेट और उतार रही है समाजवादी पार्टी। तो ये जिस प्रकार से गठबंधन, ईडी गठबंधन बना करके एक ऊपर से दे करके और प्रदेश के अंदर अलग अलग लड़ना चाह रहे हैं, अपने ही विपक्षी गठबंधन का अधिकार छीनना चाह रहे हैं, उसको लेकर के आगे क्या होता है ये देखते हैं, आगे की रणनीति। उस पर तो इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को भी न्योता दिया है, पर ये जो योजनाएं हैं, जो ये वचन हैं, 500 का सिलेंडर अब 450 का करना पड़ गया, महंगाई, बेरोजगारी एक मुद्दे हैं। अब बीजेपी को भी समझ में आने लगा कि भाई फ्री की ये रेवड़ियां, ये तो देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर देंगी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, पर शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी पूरी, मतलब तू डाल डाल में पात पात का खेल तो हो ही रहा है ना। जो कांग्रेस कह रही है वो बीजेपी भी तो कह रही है, नहीं, देखिए, नहीं कह रही। अभी जो फ्री की रेवड़ी की बात है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा बयान दिया कि भाई आप वही वादे करिए या ऐसे कोई फाल्स वादे मत करिए जो पूरा ना कर सकें। अगर जहां पर सरकारें प्रदेशों के अंदर भाजपा की है, भारतीय जनता पार्टी की है, वो वही वादे करेंगे जो उनके बजट में होगा। 450 का सिलेंडर वो दे सकते हैं, केंद्र 850 में देगा, ऐसा उन्होंने अभी लिखित में तो नहीं दिया, ऐसा घोषणा पत्र में तो नहीं दिया। हाँ, तो योजना है, घोषणा पत्र में नहीं दिया। देखिए, जब घोषणा पत्र में आ जाएगा, ये वादा है, अभी वचन नहीं है। हाँ, वचन में आएगा तब फिर उसको देखा जाएगा, तब देखा जाएगा। हाँ, अभी वचन में नहीं है, लेकिन ठीक है। 1250 रुपए महिलाओं को भी देंगे, लड़की को जन्म से शादी तक 1,43,000 रुपए दे देंगे। देखिए, इस प्रकार की जो योजनाएं हैं, शिवराज सिंह चौहान जी महिलाओं को लेकर के, ये सेवा है, मेवा नहीं है। नहीं, सेवा बिल्कुल। देखिए, पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सेवा का भाव लेकर के ही कार्य करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो और चाहे वो प्रदेश के मुखिया हो, मुख्यमंत्री हो। अब वो, अगर आप ये एक बात बताइए, अभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे पीयूष जी, आज तक किसी भी मंत्री को लेकर के विपक्ष क्या भ्रष्टाचार के मामले में घेर पाया है क्या? मैं चाहे केंद्र में हो और चाहे प्रदेश में हो। विपक्ष घेरेगा या ईडी जांच करेगी? 121 जो राजनेताओं पर छापे मारे ईडी ने, उसमें से 115 विपक्ष के। वॉशिंग मशीन लगी हुई है बीजेपी के यहाँ, ये विपक्ष का आरोप है कि जो उनके पास चला जाता है उसके दाग धुल जाते हैं। 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप प्रधानमंत्री लगाते हैं, अजित पवार, और नेचुरली करप्ट पार्टी बताते हैं एनसीपी को। अजित पवार को खजाना हवाले कर देते हैं, महाराष्ट्र का वित्त मंत्री बना देते हैं। हसन मुशरीफ को भी ले लिया जाता है, ईडी के छापे चल रहे थे, छगन भुजबल पर ईडी की कार्रवाई चल रही थी, सब बंद। नारायण राणे पर भी जमीन घोटाला था, बंद हो गया। देखिए, ईडी और सीबीआई जो है वो संवैधानिक संस्थाएं हैं, और आपके पास सुप्रीम कोर्ट जो इस देश की सबसे बड़ी संस्था है, वो ऑप्शन तो है ही है। अच्छा। अगर किसी को दिक्कत होती है ईडी और सीबीआई से, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन ईडी और सीबीआई को जहां गड़बड़ लगेगा वो तो जाकर के विपक्षी खेमे में ही ज्यादा गड़बड़ लगती है। अब ये तो देखिए, जो सत्ता में पहले रहे हैं 70 सालों में, जो 70 साल शासन किया, और अपने शासन काल में जो अभी बात कर रहे थे कि पावर प्लांट की बात कर रहे थे, उनको यही नहीं पता कि सिंगरौली में पिछले 15 वर्षों में 4 बड़े पावर प्लांट मध्य प्रदेश के अंदर स्थापित किए गए। 40,000 मेगावाट का जो है पावर प्लांट स्थापित किया गया, सब मिलाकर के। तो बिजली की जो समस्या है, इस तरह का अफवाह फैलाने से अच्छा कुछ जानकारी लेकर के एक दो आंकड़े मैं बता दूं, आपने बड़ी अच्छी बात कही। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेशी निवेश, सीधा विदेशी निवेश, अक्टूबर 2019 से जून 2023, 4 साल में सिर्फ 4,007 करोड़ का आया है। पूरे भारत का 0.27% ये निवेश मध्य प्रदेश में आया, और मध्य प्रदेश में भारत की कुल जमा 2% फैक्ट्री है, 2%।
नहीं देखिए कहने को देश का दिल है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जब भाजपा शासन कर रही है देश के अंदर, सरकार है, प्रधानमंत्री है, यही तो अंतर है कांग्रेस और भाजपा के अंदर। सिर्फ एक प्रदेश के अंदर निवेश होने को लेकर के नहीं चलते। प्रदेश भारत के अंदर जितने भी प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश भी भाजपा शासित प्रदेश है, अन्य प्रदेश भी हैं। अब जिस प्रकार से अगर अडानी जी का इन्वेस्टमेंट की तो बात की जाती है, क्या अडानी ने छत्तीसगढ़ में नहीं किया इन्वेस्टमेंट, राजस्थान के अंदर नहीं किया है, बंगाल के अंदर नहीं किया है, केरला के अंदर नहीं किया है। 2003 से और 2023 आ गया बीच में, वो 1.5 साल थे, आप ही की सरकार है। नहीं, कायाकल्प के लिए तो बहुत टाइम होता है। कायाकल्प हुआ है। आप देखिए, आप जाइए कहां पर, आप इंदौर को क्या मानते हैं स्वच्छता में, मतलब स्वच्छ शहरों में सबसे नंबर 1 तो इंदौर ही है पूरे भारत के कायाकल्प अंदर। हो गया तो कायाकल्प करने वालों में सबसे आगे तो शिवराज सिंह चौहान होने चाहिए, उन्हीं को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बना रहे। देखिए भारतीय यहाँ आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाला एक दोस्ताना अंदाज में जो मजा होता है, जो चूहल होती है, वो ली जा रही है। यहाँ ये कौन सी चूहल ली जा रही है शिवराज सिंह चौहान के साथ? देखिए वो मजा नहीं है, वो कलह है, आपसी वो कलह है। कलह है। अच्छा, आपकी कलह नहीं? कैसे कलह है बताइए? क्या शिवराज सिंह चौहान ने कोई विरोध किया क्या किसी चीज का, या इस तरह की बातचीत हुई क्या कि भैया अगर हारते हैं तो पहले से चिट्ठा तैयार कर लो, इनके नाम पर फोड़ा जाएगा? आज तक ऐसा हुआ बीजेपी के इतिहास में कि जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है उसे दोबारा मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश ना किया गया हो 1980 से, जब से भाजपा अस्तित्व में आई। बिल्कुल, आप देखिए तो चौथी बार भी तो हो तो गए ना शिवराज सिंह चौहान जी। जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं वो 4 बार से क्रमशः मुख्यमंत्री रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस बात की गारंटी कैसे ले सकते हैं कि अभी प्रधानमंत्री जी जब आएंगे, रैलियों की शुरुआत होगी, तो रैलियों के अंदर क्या नाम निकल करके आएगा? हो सकता हो एक नाम आ जाए वहां पर, फिर क्या करेंगे? फिर अच्छा, तो भाई हो सकता है ऐसा एक नाम आ जाए, लेकिन वहां पर आप देखिए पैर अड़ाए बैठे हैं जी, पैर अड़ाए नहीं, बैठे हैं, देखिए- अंगद की भूमिका में हो गए हैं शायद कि देखिए, मैंने तो गाड़ दिया, मैंने अपना पैर गाड़ा, अरे मैं हूं मुख्यमंत्री। नहीं देखिए क्या है कि अगर आप जो है भाजपा शासित प्रदेशों में केंद्र के माध्यम से जो योजनाएं चल रही हैं उसको लागू करने के लिए जो डबल इंजन की सरकार जहां जहां पर है, उसमें तो शिवराज सिंह चौहान जहां पर हैं, जहां योगी आदित्यनाथ है, वो बहुत ही समन्वय के साथ वहां पर सरकारें चली हैं। इसलिए एक लंबे कार्यकाल तक सामूहिक नेतृत्व की बात की जा रही है, 7 सांसद उतार दिए, 3 मंत्री उतार दिए। बिल्कुल ठीक है, सामूहिक नेतृत्व तो दिख रहा है। आप देखिए ना, क्या पार्टी के अंदर किसी प्रकार का कलह है क्या? किसी प्रकार की कोई बातचीत है? अनुशासित पार्टी है। अगर किसी को कोई नई जिम्मेदारी दी गई है, ऊपर से डंडा चलता है तो कोई बोलने की हिम्मत डंडा नहीं में रखता। विरोध का स्वर उठता है। देखिए डंडे में जिस प्रकार से आज मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के अंदर कलह मचा हुआ है, ज्योतिराव सिंधिया जी आपसी कलह की वजह से ही पार्टी छोड़ करके गए थे। शीर्ष नेतृत्व ने उनकी उपेक्षा की थी, उनको कोई शौक नहीं था भाई। जिस पिछली जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं उतारा विधानसभा चुनाव में? नहीं, ज्योतिराव सिंधिया जी को विधानसभा में उतारेंगे अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो। अभी तो वर्तमान में वो केंद्र में मंत्री हैं। अच्छा, नरेंद्र सिंह तोमर के लिए भी तो ये लागू होता है। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल के लिए भी तो नरेंद्र होता सिंह है। तोमर जी फग्गन एक सिंह लंबे कुलस्ते- कार्यकाल तक रहे, मंत्री रहे हैं, और उनको उन्हीं के क्षेत्र से उतारा गया है। भाई किसी तो को मतलब आंतरिक कलह नहीं है, आप ये कह नहीं, रहे हैं। पर बिल्कुल सुनील आंतरिक कलह नहीं है, साजन, अनुशासन। ये 2024 की भी झलक कुछ दिख रही है क्या? मतलब आपने तो 9 उम्मीदवार उतार दिए, घोसी में सब आपके साथ थे। ये इंडिया का क्या फसाना है? ये कौन सी कहानी चल रही है? देखिए संदीप जी, अगर आपने बात उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा की है, तो वहां समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही थी और हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितने भी दल हैं सबसे हमने समर्थन पत्र मांगा था। हमने चिट्ठी लिखी थी समर्थन के लिए और सबने समर्थन किया था, सभी दलों ने समर्थन किया। हमने चुनाव जीतने के बाद सभी दलों का धन्यवाद दिया। देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बार 7-8 विधायक जीती, एक बार 4 जीती, पिछली बार भी हम लोग बिजावर जीते और 4 सीटों पर हम लोग नंबर 2 पर थे। भाजपा से हारे थे, कांग्रेस से आगे थे। तो मुझे लगता है कि जो भी लोग आपका कार्यक्रम देख रहे होंगे, जो राजनीति में थोड़ी समझ रखते हैं या जानकारी रखते हैं, वो जानते होंगे कि जो जीती सीट थी और जहां पर हमारे 4 हम लोग उप विजेता थे, दूसरे नंबर पर थे, वहां कांग्रेस का हक बनता था या समाजवादी पार्टी का? कांग्रेस ने क्योंकि आपकी बात नहीं मानी, आपने 5 सीट मांगी और कांग्रेस ने मना कर दिया। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि हमने मांगी।
हम तो ये कह रहे हैं हमारी सूची आने से पहले कांग्रेस की सूची आ गई और उस सूची में वो सीट भी शामिल है जो सीट समाजवादी पार्टी जीती थी पिछली बार। तो कांग्रेस ने आपकी बात तो नहीं इसका मानी, मतलब कांग्रेस ने आपने मन बना अकेला लिया चलो कि का भाई राग इसको अलाप अकेले लड़ना दिया। है। नहीं 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 अच्छा, हम पॉलिटिकल पार्टी तो क्या करेंगे, क्या चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या? दरिया दिली भी कई एक चीज कांग्रेस होती के है। नेता कह रहे हैं कि समाजवादी सुनील पार्टी भाई, को चुनाव आपने नहीं कहा लड़ना कि चाहिए। भाई लेन देन होता है, दरिया दिली दिखानी जी, पड़ेगी, किसी को झुकना पड़ेगा, तो कांग्रेस झुकी नहीं ना, आप झुकने को तैयार, तो हो गई जूतम पैजार। नहीं 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 संदीप जी, यहां सवाल झुकने का नहीं है। मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं 5 राज्यों का चुनाव होने जा रहा है और देखिएगा 5-0 का रिजल्ट आएगा। भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में हारेगी। आप कांग्रेस को मध्य प्रदेश मजबूत में कर रहे हैं, कांग्रेस इंडिया सरकार गठबंधन बनाई। और की हम भी मजबूती जो दिख रही है जीतेंगे। या इंडिया गठबंधन हाँ। की कमजोरी दिख रही है मध्य प्रदेश में? नहीं नहीं नहीं, हम मध्य प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और कांग्रेस की मदद के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस की हमारे मदद कर जितने रहे भी हैं। विधायक जीतेंगे, जिन 4 हम कहां सीटों का जाएंगे? आप जिक्र कर रहे हैं, तो हम आप तो कांग्रेस के बीजेपी साथ ही से रहेंगे। हारे, कांग्रेस से जीते, आप खुद खड़ा होकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे उन जगहों पर। अच्छा संदीप जी, आपने अच्छा सवाल किया। मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से अगर कांग्रेस से पूछूं कि 2027 में क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी, समाजवादी पार्टी को लड़ाएगी, तो क्या उत्तर होगा? यहां मैं क्या 2024 नहीं लड़ेगी? की बात अगर कर आप रहा हूं। कहलवा दें। आप सीधा 2027 पे चले गए। नहीं, अगला सवाल मेरा नहीं, आपसे नहीं, भी मैं- था और मैं- अभी पीयूष से नहीं, पूछूंगा। नहीं, 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 आप नहीं, जो नहीं। इशारा कर रहे हैं, मैं इशारे जी, समझ जाता हूं कि जी, जी। 2.25% वोट बैंक आया कांग्रेस जी। का, 2 सीट जीत पाई 403 में से, तो 2027 में फिर 2 सीटों पे ही चुनाव लड़ लो भाई, बाकी दे दो समाजवादी को। यही कह रहे हैं ना आप? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। या मैं ये यही कह रहा हूं यही कि गणित भाई याद दिला रहे हैं ना कांग्रेस को, ये आईना मध्य दिखा प्रदेश रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल आईना नहीं दिखा रहे हैं। हमारा गठबंधन है, गठबंधन में आप दरार मत डालिए। हमारे नेता ने बड़े मैं मन से डाल रहा हूं गठबंधन दरार। किया है। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, नहीं 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 नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी का पहला लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके कार्यक्रम में कह सकता हूं कि जो आकलन मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कांग्रेस ने किया है, तो स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश में शायद समाजवादी पार्टी वही आकलन कांग्रेस का करे। और तब भी उस आकलन में भी हमारा लक्ष्य साफ होगा कि हमको भाजपा को यही हराना है। आकलन 2024 के लिए भी करेंगे, 27 को छोड़िए, 24 में भी फिर यही हिसाब होगा। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, पीयूष, देखिए, छोटा सा 24 कमेंट का चाहूंगा, एक चुनाव- सेकंड। अब जो बर्ताव आप अपने सहयोगियों से कर रहे हैं, सहयोगी भी वही आईना दिखाएंगे आपको। और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि राहुल गांधी भी हार गए थे पिछली बार, संदीप जी, हम 1 सीट आई। संदीप जी, इतनी जल्दबाजी में कोई बात कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी बातचीत खत्म नहीं हुई है, नामांकन की तारीख कोई समाप्त नहीं हो गई है। 30 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है। आज हम 17 तारीख को बैठे हैं, बातचीत चल रही है और मैं चलिए हम भरोसे से 30 कहता तक का हूं कि इंतजार परिणाम करेंगे सामने आएंगे। कि सलवटें अभी से सुलझ इतना पाएंगी या निराशावादी होने नहीं। की आवश्यकता नहीं है। नहीं, हम करेंगे 30 तारीख तक का इंतजार। पर संजय, मध्य प्रदेश क्या तस्वीर बता रहा है 24 की? अगर मैं विपक्षी एकता की बात करूं, अभी यहां पर थोड़ा सा जो फायर फाइटिंग और जो वो रफू मरम्मत करने का काम पीयूष ने किया है कि अभी रुक जाइए, चल रही हैं बातें, पर जो फौरी तौर पर तस्वीर आ रही है वो एकता की है, मजबूती की है या कमजोरी की इंडिया गठबंधन की? संदीप, मुझे तो नहीं लगता है कि किसी भी तरह से मुझे एकता की तस्वीर तो दिखाई नहीं पड़ती। आप देखिए, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश के चुनाव हैं, जहां समाजवादी पार्टी की कोई बड़ी पैठ नहीं है और अभी कैंडिडेट्स डिक्लेयर करने के लिए भी काफ़ी समय था, लेकिन आनन फानन मैं कहूँगा समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए। अब ये ज़रूर है, चर्चा हो रही है कि अभी नाम वापस लेने की तारीख है, लेकिन ये क्या बताता है? ये डिस्ट्रस्ट का मामला है, एक दूसरे पर दबाव डालने की कोशिश हो रही है। हो सकता है नाम वापस ले लें, इसमें कोई
आश्चर्य की बात नहीं होगी कि हो सकता है समाजवादी पार्टी नाम वापस ले ले और कांग्रेस ही चुनाव लड़े। लेकिन हो क्या रहा है, एक दूसरे को एक तरह से कहते हैं ना शहमात देने वाली गेम चल रही हाँ है। हाँ, यहाँ तो पर अगर सीधा ऐसे सुनील में कह रहे इंडिया हैं कि भाई गठबंधन वही कैसे यही 2024 फॉर्मूला हम में लोकसभा में भी लगाएंगे, 2027 में भी लगाएंगे यूपी में। खड़ा कर पाएगा। हाँ बिल्कुल, इसकी चर्चा हुई। अभी कोई प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई अगर ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में हो रही है तो क्या यूपी में कांग्रेस हमारे समर्थन में बैठने को तैयार होगी। तो आपको दिखाई पड़ता है, ये हम आज एक पार्टी की चर्चा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की। अगर आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात करें तो लगभग यही स्टोरी है। अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस और एक तरफ लेफ्ट, लगभग कमोबेश यही तस्वीर निकल के आती है। तो सलवटें कई बरकरार हैं, ऐसे लेकिन इसमें गठबंधन के एक पार्टनर सर्वे का इंडिया आंकड़ा गठबंधन के पार्टनर- संजय आपके सामने और जनता के सामने पेश कर रहा हूं। हमने सी वोटर के साथ एक सर्वे कराया था अभी 3 दिन पहले। उसमें सवाल यह था कि कांग्रेस ने जातीय जनगणना, बिजली बिल में छूट, ओबीसी आरक्षण जैसे चुनावी वादे किए हैं, चुनाव में इसका फायदा होगा क्या? और सिर्फ मध्य प्रदेश पर नजर डालें तो 53% लोग कह रहे हैं बहुत फायदा होगा, 22% थोड़ा फायदा होगा। यानी कि 75% लोग कह रहे हैं जो ये अब वचन पत्र अब आ भी गया, अब वादों की जगह वचन पत्र आ गया है, इससे फायदा होने वाला है। इसे कैसे आंकते हैं आप? देखिए, हाँ देखिए, होता क्या है संदीप, इस तरह के सर्वे में पहले तो कि सर्वे की कोई डिटेल्स नहीं है मेरे पास, है ना। सैंपल क्या है, क्या प्रोफाइल है, क्या अर्बन है, क्या रूरल है, तमाम और निटिग्रिटी होती है सर्वे की कोई निटिग्रिटी मेरे पास नहीं है। लेकिन जो आंकड़े हैं उसी पर विश्लेषण अगर मैं करूं तो होता ये कि एक परसेप्शन सा बन रहा है। परसेप्शन ये बन रहा है कि बीजेपी बैकफुट पर है मध्य प्रदेश में और उसका कई तरह के इशारे मिल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश नहीं किया जा रहा है और ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस स्ट्रांग तो आप ये कह रहे हैं यहां पर बीजेपी थोड़ा बैकफुट, डाल पात में है। पात क्या कांग्रेस दिख रही है या अभी इट इज स्टिल टू अर्ली टू से? रशीद भाई। जी संदीप जी, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में आ रही है और ये मैं इस सर्वे से बिल्कुल सहमत हूँ। 2018 का भी जो चुनाव हुआ था उस समय जो था अपर कास्ट का ने उसका रिजर्वेशन का विरोध कर रहे थे। ग्वालियर में काफी चीजें हुई थी, प्रदर्शन हुए थे और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि कोई माई का लाल जो है वो आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता। एंटी आरक्षण का जो वहां पर आंदोलन चल रहा था उसके बारे में कहा था, तो उससे शिवराज जी को अपर कास्ट के वोटों का नुकसान हुआ। और उसके बाद फिर जो क्रीमी लेयर की बात हुई, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, उसको लेकर के पिछड़ों ने भी वहां उसी ग्वालियर चंबल के रीजन में प्रदर्शन किया था। तो मध्य प्रदेश में जाति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक अपना स्थान रखती है राजनीतिक रूप से। और मुझे लगता है ये 53 नहीं बल्कि ये 60-70% जो है लोगों के ऊपर असर डालेगा वोटिंग पे और भाजपा को इसका एक भारी नुकसान या कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि जनगणना का उसको एक स्टैंड चेहरों लेना का है भी असर कि पड़ेगा क्या कि एक तरफ कमलनाथ है, दूसरी तरफ शिवराज को चेहरा नहीं बना रही बीजेपी? जी, वो तो बिल्कुल। देखिए, ये मैं बार बार कहता हूँ कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में बड़ी ये विडंबना है कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो खुद मतलब जनता का क्या विश्वास जीतेंगे जब उनकी पार्टी में उनकी लीडरशिप में ही विश्वास नहीं है। मतलब लीडरशिप को, केंद्रीय लीडरशिप चाहे वो कांग्रेस की हो और भाजपा की हो, दोनों को अपने मुख्यमंत्रियों में विश्वास नहीं हो, ये बात सबको पता है। तो इससे उनकी पोजीशन बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। ऐसे चुनाव नहीं लड़ा जाता है। चुनाव तो देखिए ऐसे जैसे चुनाव असम नहीं में लड़ा भाजपा जाता है। था। पर जो मध्य प्रदेश है, ये अजब गजब खेल 2024 के बारे में क्या कहता है, ये सवाल रशीद भाई आपके लिए। और जनता, आप क्या अपनी राय जो देना चाहते हैं वो हमसे साझा कीजिए, वो भी दिखाऊंगा। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव, लोकसभा चुनाव के बारे में क्या संदेश और क्या संकेत दे रहे हैं रशीद किदवई? लड़ाई तो, बड़ी लड़ाई तो वो है। संदीप जी, आप मुझसे पूछ रहे थे कि जी क्या जी संकेत दे रहे हैं? जी 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 जी, रशीद किदवई। देखिए, एक
हिंदी पट्टी का राज्य होने के लिए मुझे लगता है यहाँ पर चुनाव का बड़ा असर पड़ेगा। अगर भाजपा कांग्रेस जो है भाजपा को ध्वस्त करने में कामयाब होती है तो बड़ी राजनीतिक लाभ होगा, और जो इंडिया गठबंधन है उसमें कांग्रेस की साख बहुत ज्यादा बढ़ेगी। देखिए जो बात हो रही है कि समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये कोई महत्वपूर्ण चीजें नहीं है, इससे कोई उनकी एकता में कोई मतलब आंच नहीं आने वाली है। अगर कांग्रेस जीतती है, देखिए मैं मध्य प्रदेश के चुनाव बहुत साल से देख रहा हूँ, हर बार सपा बसपा जो है 2-2 4-4 सीटें जीतती है, लेकिन कभी भी उन्होंने कांग्रेस का विरोध नहीं किया। वो हमेशा एक तरीके का कांग्रेस की एक विश्वसनीय मतलब अलाइज होती है। जब कोई इंडिया गठबंधन में नहीं था, वो हमेशा उसकी मदद करती है, चाहे राज्यसभा चुनाव हो, चाहे जो भी चुनाव हो, या सरकार पे कोई संकट आता है, वो कभी जाके उन्होंने खेमा तोड़ के भाजपा की तरफ नहीं गए, ऐसा मुझे कोई ऐसा स्मरण नहीं है। तो ये बातें, दूसरी बात है कि कोई सघन प्रचार नहीं हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं और बहुत सारी मीटिंग कर रहे हैं और अखिलेश आ रहे हो कि कांग्रेस को निपटाना है, कांग्रेस को हराना है। आपने देखा कर्नाटक में भी आम आदमी पार्टी 200 से ज्यादा सीटों पे लड़ी थी, और लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कोई वो मशक्कत नहीं करी और नतीजा सिफर रहा। मतलब आप अगर गुजरात का चुनाव देखें और कर्नाटक का चुनाव देखें तो आम आदमी पार्टी के रवैये में बहुत फर्क था। तो ये तमाम चीजें होती हैं, हर राजनीतिक दल का एक अपना तरीका होता है, वो अपना एक राजनीतिक अस्तित्व बनाना चाहता है, और कमलनाथ जो है इस मामले में बहुत क्लियर है, उनकी मायावती और से हमें शायद अखिलेश यादव से 30 अक्टूबर तक का इंतजार भी करना होगा, जो पीयूष ने संकेत दिए हैं। पर यहाँ पोस्चरिंग हो रही है क्या, और पोस्चरिंग में कई बार असहजता आखिर तक बनी रहती है, वो नासूर भी बन सकती है क्या। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा कर रहे थे मध्य प्रदेश की राजनीति पर, लोकसभा के लिए मायने क्या हैं, दर्शक क्या कह रहे हैं। रामजी लाल बनासिया हैं राजस्थान दौसा के, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सीट बंटवारे पर कांग्रेस को दबाव में लाने की कोशिश कर रही है, तो ये पसोपेश है अभी विपक्षी गठबंधन में। जबकि आशुतोष होशंगाबाद मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं, वो कहते हैं कि वचन पत्रों को जनता गंभीरता से नहीं लेती, कि देने को वादा तो कुछ भी कर दें, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा देते हैं, पूरा कौन करेगा।